आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के सेशन में वनस्पति की। और हम ये सब मैटर हैं वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वन नीति क्या होगी, वन गणना, वनों का वर्गीकरण, प्रमुख वन संपदा, वानिकी कार्यक्रम, वानिकी और पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार हैं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम वनस्पति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वन नीति के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले समझने की कोशिश करें तो पहली जो वन नीति आई थी वो 1894 में आई। भारत की पहली वन नीति कब आई? 1894 के अंदर हमें देखने को। और स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति आई वो 1952 के अंदर आई। अगर बात करें नवीनतम वन नीति के बारे में, यहां पर हम बात करें वो है 1988 की जो नीति है वो नवीनतम वन नीति के तौर पे मानी जाती है। अब नवीनतम वन नीति के अनुसार अगर हम वनों के लक्ष्य को देखें तो भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए तो भौगोलिक क्षेत्र का 33% होना चाहिए। अगर कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है तो उसका 60% होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र है वो 60% और मैदान 20% होने, मैदानी क्षेत्र के अंदर 20% होना चाहिए। अगर हम बात करें, एक बार इसको रिकॉल करें कि भौगोलिक क्षेत्र में 1% की बात करें तो 33%, पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी क्षेत्र में 20% होना चाहिए। तो फैक्ट हमें याद रखना है। सवाल पूछा जाता है वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है वो वन क्षेत्र होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा 33%। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान राज्य की वन नीति है वो 18 फरवरी 2010 को पारित, 18 फरवरी 2010 को पारित हुई। और राज्य वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% भाग वन होना चाहिए। ये राज्य नीति है, 20% भाग वन होना चाहिए। राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब आई, वो 2020 के अंदर आई। और फरवरी प्रथम जो आई थी, प्रथम चार, वो 4 फरवरी 2010 को देखने को मिलती। ठीक, अब बात करते हैं वन गणना के बारे में। देखिए, वन गणना का जो कार्य है वो कौन करता है, तो याद रखना वन गणना का कार्य वन सर्वेक्षण संस्थान वो करता है, जिसका कार्यालय कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। और वन गणना है वो कब होती है, तो याद रखना ये 2 साल में एक बार वन गणना की जाती है। और नवीनतम जो वन गणना की रिपोर्ट है वो 16वीं रिपोर्ट है 2019। अब बात करते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट उसके बारे में। तो 16वीं वन गणना के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है उसके बारे में समझते हैं। वन कितना है, तो आप कहेंगे 7.22% है। और क्षेत्रफल की बात करें आप यहाँ पे कहेंगे 24,741.51 वर्ग किलोमीटर भाग पर। अब जो प्रतिशत एरिया है उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं वन का। तो एक तो है फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जिसको हम बोलते हैं वन आच्छादित क्षेत्र, और दूसरा है ट्री कवर्ड एरिया, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन आच्छादित या फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कितना है, तो आप कहेंगे प्रतिशत में ये है कि 4.86% है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 16,629 किलोमीटर है। याद रखना, अगर वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो वनाच्छादित क्षेत्र का कितना कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि वनाच्छादित क्षेत्र है ये 4.86% है। ठीक है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो 16,629 वर्ग किलोमीटर है। और ट्री कवर की बात करें, वृक्षाच्छादित की बात करें, तो ये एरिया है ये 2.36% है। और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो आप कहेंगे ये 8,112 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट हमें जो याद करने हैं वो देखिए, अगर आपसे वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत पूछे तो आप बोलेंगे लगभग 5, मतलब 4.86% है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें वनाच्छादित का, तो आप बोलेंगे 16,629 वर्ग किलोमीटर है। और वृक्षाच्छादित की बात करें या ट्री कवर्ड की बात करें तो प्रतिशत में ये 2.36% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 8,112 वर्ग किलोमीटर है।
अब हम राज्य के वन विस्तार को भी समझने की कोशिश करें जो 16वीं वन रिपोर्ट के बारे में के अनुसार बताया गया है। तो देखिए, सर्वाधिक वन अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है, उसके बाद में अलवर में है, उसके बाद में प्रतापगढ़ और बारां में। तो मतलब अगर एरिया वाइज देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है राजस्थान में किस जिले में है, तो आपका जवाब होगा उदयपुर में। उसके बाद में अलवर आता है, उसके बाद में प्रतापगढ़ और उसके बाद में बारां। तो याद रखने वाली बात है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले के अंदर है, तो उदयपुर के अंदर। और प्रतिशत भी देखें तो सर्वाधिक किस में आ जाएगा, उदयपुर में आ जाएगा। और उसके बाद में प्रतापगढ़ आ जाएगा, सिरोही और करौली आ जाएगा। तो ये दोनों सीक्वेंस आपको याद रखने हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो आते हैं वो कौन कौन सा आता है, तो एक है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। और प्रतिशत भाग देखें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली आ जाता है। अब बात करते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्र के बारे में। तो सबसे कम वन क्षेत्र है वो चूरू के अंदर है, वो 82 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर श्रीगंगानगर। तो सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो चूरू जिले के अंदर है, उसके बाद में हनुमानगढ़ आता है और उसके बाद में जोधपुर और फिर आता है श्रीगंगानगर। प्रतिशत बात करें तो सबसे कम जो प्रतिशत वन क्षेत्र है, ये थोड़ा ध्यान रखना, एरिया वाइज चूरू में है और प्रतिशत वाइज अगर हम बात करें तो वो किस में है, तो आप कहेंगे वो जोधपुर में है। वहां केवल 0.4% वन क्षेत्र ही आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे चूरू का आ जाता है। तो ये बातें थोड़ा सा समझने हैं, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर भूभाग में देखें तो चूरू में सबसे कम है क्षेत्रफल के हिसाब से, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जोधपुर में सबसे कम आपको देखने मिलेंगे वन क्षेत्र। अब बात करते हैं नवीनतम वन गणना के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि या कमी कहां पर देखने को। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि। सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर में, उसके बाद में जैसलमेर में और डूंगरपुर में देखने को मिली, और सर्वाधिक कमी उदयपुर में देखने को, उसके बाद में प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। तो राजस्थान में कुल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं, अभिलिखित वन हैं, उनका प्रतिशत अगर हम देखें जिनका रिकॉर्ड है, तो याद रखना ये लगभग 10% के बराबर है, या यूं कहें 9.60%। मतलब 9.7% क्षेत्र है, 60 9.60 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं। और क्षेत्रफल बात करें तो ये हो जाएगा 32,862.5 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट आपको याद रखें। अब बात करते हैं वनों के वर्गीकरण को लेकर। तो देखिए, वनों का वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया गया, प्रशासनिक वन या कानूनी वन, दूसरा है भौगोलिक भौगोलिक वर्गीकरण। तो अगर हम कानूनी वर्गीकरण देखें तो कानूनी वर्गीकरण को हम देख सकते हैं, वो है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात की जाए। तो प्रशासनिक वर्गीकरण या कानूनी वर्गीकरण के तहत हम देखेंगे वनों को 3 भागों में बांटा गया है, और ये राज्य वन अधिनियम 1953 के तहत इनका वर्गीकरण किया गया है। राज्य वन अधिनियम 1953 के तहत प्रशासनिक वर्गीकरण वनों का 3 भागों में है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। रक्षित को ही संरक्षित कहते हैं, इनकी अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर बात करें कि राज्य का कुल कितना प्रतिशत एरिया है वो आरक्षित वन क्षेत्र है, तो वनों के कुल क्षेत्रफल का बात करें तो उसमें से 37.05% क्षेत्र है वो क्या है, आरक्षित वन है। और प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो कितना है, 56.43%, और अवर्गीकृत कितना है, 6.52%। तो एक सवाल उठ जाता है यहाँ पे, पहले तो यही आपसे पूछेगा आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो आप कहेंगे 37.5%। रक्षित कितना है, तो आप कहेंगे 56.43% है। और अवर्गीकृत कितना है, तो वो है 6.52%। अब सवाल आता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक में आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रक्षित वन क्षेत्र आता है, संरक्षित वन क्षेत्र आता है, जो 56.43% है। अब एक एक के बारे में थोड़ा जाने। आरक्षित वन क्षेत्र या रिजर्व फॉरेस्ट, अब इसके अंतर्गत कौन से कानूनी पेच हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर वनों में लकड़ी कटाई, पशु चारण और आखेट मतलब शिकार पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है वहां पर आप लकड़ी की कटाई नहीं कर सकते, पशु चारण नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मनाही। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पर है, रिजर्व्ड एरिया कहां पर है, सर्वाधिक आरक्षित वनों का विस्तार है वो आपको उदयपुर में देखने को, कहां पर देखने को मिलेगा, उदयपुर में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे उदयपुर में देखने को। उसके बाद में आता है रक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र। तो रक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनके बारे में आप जाने
तो इन वनों में लकड़ी काटने और पशु चारण की कुछ छूट मिलती है, सीमित छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और रक्षित या जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनका सर्वाधिक विस्तार आपको 12 जिले में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की। तो इनमें क्या होता है, लकड़ी कटाई और पशु चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और सर्वाधिक विस्तार इनका कहाँ पर देखने को मिलेगा, बीकानेर के देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो देखो, तापमान और वर्षा के आधार पर वनों का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मरुद्भिद वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा धोकड़ा वन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, शुष्क मानसूनी या पतझड़ वन देखने को मिले जाएंगे, कुपोषण सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे और सागवानी वन देखने को। अब हम इनके बारे में जानते हैं एक एक बात। तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर या भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय धोक वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन और उष्णकटिबंधीय सागवान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब देखो, एक यहाँ पे टर्म आई है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब है जहां पर टेम्परेट जोन में आता हो, मतलब जो करक से मकर के दरमियान फैले हों, वो सब के सब उष्णकटिबंध में आते हैं। और वहां की जो दशाएं हैं उनके हिसाब से इनको कटीले वन कह दिया गया, धोके वन कह दिया गया, शुष्क मानसूनी वन कह दिया गया, सागवन और सदाबहारी वन कह दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन। देखो, कटीली झाड़ियां वहां पाई जाती है जहां पर पानी की कमी आपको देखने को मिलेगी और तापमान ज्यादा उच्च होगा। तो जहां पर वर्षा है वो 0 से 30 सेंटीमीटर आपको देखने को मिले। और ये वन क्षेत्र राजस्थान में कितना है, 6% है। इसका विस्तार शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर वाले इलाके में देखने को मिलेगा। और शुष्क कटीले वनों में अगर बात करें तो आप देखेंगे नागफनी मतलब कैक्टस आपको देखने को मिलेगा, एलोवेरा देखने को मिलेगा और कटीली झाड़ियां देखने को। इनका महत्व क्या है, तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने में इनका काफी योगदान रहता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय धोक के वन। अब देखो, धोक के वन की बात करें तो 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं और राजस्थान में ये 58% क्षेत्र पर देखने को मिलेंगे। इनका विस्तार है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा और राजस्थान में ये क्षेत्र लूनी बेसिन है, नागौर है और शेखावाटी वाला जो एरिया है करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। और इनमें जो प्रमुख वन है उनमें खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबूल है, बैर है, कैर है, ये आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से अगर इनकी बात करें, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा, ये क्या आते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ियां प्राप्त करने में इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। देखो, शुष्क मानसूनी वन, यहाँ पे टर्म है मानसूनी, मतलब वर्षा की बात निर्भर करेंगे तो वर्षा यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। राजस्थान में इनका विस्तार 28% है और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद में इनका विस्तार देखने को मिलता है। और इनमें जो प्रमुख वन है वो साल है, सागवान है, शीशम है, आम है, चंदन है, ये देखने को मिलता है। इन वनों का जो शारीरिक महत्व है वो आर्थिक महत्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे काफी कीमती लकड़ियां प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सागवान पर। तो सागवान के वन है वो आपको 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे और राजस्थान में 7% है, तो सागवान से 7 याद रखना। और राजस्थान में ये जहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, कोटा है, झालावाड़ है, इन इलाकों में देखने को मिलेंगे। इनमें गूलर है, महुआ है और तेंदू है, तेंदुआ नहीं तेंदू, गूलर, महुआ और तेंदू, ये देखने को मिलेंगे और ये औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्व रखने वाले वृक्ष होते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। सदाबहारी वन वहां पर होंगे जहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा होगा और साथ साथ में उनमें वर्षा की मात्रा भी अधिक मिलेगी। तो जहां पर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, तो वहां पर ये वन देखने को मिलेंगे और राजस्थान में इनका क्षेत्र है वो 1% है। स्पेशली माउंट आबू वाले इलाके में आपको देखने को मिलते हैं। और वनों के प्रकार में अगर हम बात करें तो टिक्लोफेरा सॉरी टिकल्पटेरा, आबू, ये आपको देखने को मिलेगा और इसमें जामुन और बांस भी देखने को मिलते हैं। इनका महत्व है वो बायोडायवर्सिटी में अधिक देखने को मिलता है, जैव विविधता में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रमुख वन संपदा के बारे में। देखिए, खेजड़ी, खेजड़ी जो बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसेपिस सिनेरियो नाम है। क्या नाम है? प्रोसोपिस। नाम ध्यान से सुनिए, प्रोसोपिस सिनेरेरियो, सिनेरेरियो। शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि कोई अशुद्धि नहीं हो, आप समझ पाए। सिनेरेरियो। और सर्वाधिक कहां पर मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। इसके उपनाम की बात करें तो देखिए, राज्य वृक्ष के तौर पर इसे
शामिल किया गया। कब किया गया? तो आप कहेंगे 1983 के अंदर। और इसको हम राज्य वृक्ष, राज्य का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, जाटी भी स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है। और विजयदशमी या दशहरे के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे या विजयदशमी के अवसर पर की जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा है? प्रोसोपिस सिनेरेरियो है, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में मिलता है और इसे राज्य वृक्ष के तौर पर 1983 के अंदर शामिल किया गया था। अब बात करते हैं रोहिड़ा के बारे में। तो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा है और ये सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। राज्य पुष्प के तौर पर इसे 1983 में शामिल किया गया और इसका उपनाम है वो मरुस्थल का सागवान है। तो मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है और टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1983 के अंदर इसे और खेजड़ी दोनों को, खेजड़ी को राज्य वृक्ष बनाया गया और रोहिड़ा को राज्य पुष्प बनाया गया। महुआ की बात करें तो महुआ है ये मधु का लोंगीफोलिया, इसका नाम है वैज्ञानिक मधु का लोंगीफोलिया। और सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है महुआ? तो याद रखना डूंगरपुर क्षेत्र में मिलता है। इसे आदिवासियों का, अब देखो डूंगरपुर वाला इलाका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा, कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को कहा जाता है। पलास या ढाक या खाखरा, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना। पलास का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है? राजसमंद में। याद रखना, ये जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, फायर फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला के नाम से इसे जाना जाता है, याद रहेगा। अब बात करते हैं डिकल्पटेरा आबूएंसिस। ये एक औषधीय पौधा है जो विश्व में केवल माउंट आबू में पाया जाता है, याद रखना। ऐसा पौधा है, औषधीय पौधा है जिसे हम आबू के इलाके की वजह से जानेंगे और ये माउंट आबू में ही देखने को मिलता है, औषधीय वृक्ष। अब बात करते हैं खैर। सर्वाधिक ये उदयपुर या चित्तौड़ में मिलता है और उदयपुर चित्तौड़ की जो कथोड़ी जाति है वो इस वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करती है। खैर से कत्था तैयार होता है और कत्था तैयार करने वाली जाति को हम कथोड़ी जाति के नाम से जानते हैं। तो ये उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर है। सहतूत की बात करें तो सर्वाधिक सहतूत उदयपुर में देखने को मिलेंगे। इस वृक्ष पर रेशम के कीट हैं वो पाले जाते हैं और रेशम के कीट पालने की जो प्रक्रिया है वो सेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं तेंदू। सर्वाधिक प्रतापगढ़, चित्तौड़ और हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसकी पत्तियों से बीड़ी बनाने का काम किया जाता है, याद रखना। और इसकी पत्तियां को टिमारू के नाम से भी जाना जाता है। तो तेंदुए की पत्तियों को टिमारू के नाम से जाना जाता है, इससे बीड़ियां बनती है, याद रखना। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती में देखने को मिलेगा। और इसे राष्ट्रीयकरण के तौर पर टिमरू, जो जिसके बात करें टिमरू, जो पत्तियां होती हैं किसकी? तेंदू की, इसे 1974 के अंदर राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब है ये सरकार की परमिशन से ही इसके उत्पादन और इसके दोहन के लिए कानून बनाया गया है। अब जामुन की बात करें तो सर्वाधिक जामुन माउंट आबू, सिरोही और अजमेर में देखने को मिलेंगे। और जामुन से मधुमेह का इस्तेमाल, डायबिटीज जो रोग है उसके उपचार के लिए जामुन का प्रयोग किया जाता है। सागवान है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिलेंगे और इसकी लकड़ियां हैं वो फर्नीचर बनाने में काफी उपयुक्त होती हैं। अब राजस्थान के प्रमुख घास की बात करें तो देखो सेवण घास या लिलोन या जो घास है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये याद रखना। तो लसी यूरस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? लसी यूरस सिंडिकस। लसी यूरस सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। सेवण या लिलोन घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लसी यूरस सिंडिकस। सर्वाधिक जैसलमेर में मिलेगा और ये पशु चारण के काम में आती है। धामन घास की बात करें, धामन घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो सिनक्रस सेटिगेरस है। सिनक्रस सेटिगेरस। सर्वाधिक कहाँ मिलती है धामन घास? तो ये भी जैसलमेर में देखने को मिलती है और दुधारू पशुओं के लिए काफी उपयोगी है, उनको चराने के काम। अब बात करते हैं बांस के बारे में। तो वैज्ञानिक नाम है वो बम्बूसा वल्गेरस है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिलेगा। बांसवाड़ा, बांस याद रखना। सर्वाधिक लंबी घास होती है, बांस घास है। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। तो आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखना बांस को कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बम्बूसा वल्गेरस। सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगा? बांसवाड़ा में मिलेगा, ठीक है। धामन की बात करें तो धामन का वैज्ञानिक नाम है सिनिकस। हमने पहले बात की इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं खसखस घास के बारे में।
खसखस घास है, सर्वाधिक भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर में देखने को मिलेगी। ये सुगंधित घास है और शरबत और इत्र मतलब सेंट बनाने के काम आती है, इत्र बनाने के काम आती है, शरबत बनाने के काम आती है। गुर घास बात करें तो सर्वाधिक बीकानेर में मिलेगी, सुगंधित घास है। मोचिया घास है, सर्वाधिक चूरू में मिलती है। याद रखना ये काले हिरणों के लिए उनके लिए काफी काम आती है, मतलब काले हिरणों के लिए एक विशेष आहार है ये, जो ताल छापर वन्य अभयारण्य वहां पर मिलती है मोचिया। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1978 में हुई, 10 जिलों के अंदर हुई और वित्तीय भागीदार रहता इसमें केंद्र और राज्य के रही। केंद्र का 75% रहा और राज्य का 25% रहा। कब हुआ? 1978 में। अब बात करते हैं राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। इसकी शुरुआत है 1996 से लेकर 1916 के अंदर हुई। ये 20 वर्षीय कार्यक्रम था। अरावली वृक्षारोपण योजना है, इसका 1992 में शुरुआत की गई और जापान के सहयोग से ये सुचारू रूप से चली। और राजस्थान वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम की बात करें तो इसमें जो सहयोग दिया वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जेसिका ने इसमें सहयोग किया। इसका उद्देश्य था वन एवं जैव विविधता को बढ़ाना, मिट्टी और जल संरक्षण करना, गरीबी उन्मूलन और आजीविका कार्यक्रम इसके तहत चलाना। अब बात करते हैं इसके चरण बात करें तो पहले फेज के अंदर जो 2003 से 2010 तक हुआ, इसका पहला फेज 18 जिले शामिल किए गए। द्वितीय फेज 2011 से 2019 तक जिसमें 15 जिले शामिल किए। इन 15 जिलों में 10 मरुस्थलीय जिले थे और 5 गैर मरुस्थलीय जिले थे। द्वितीय फेज में गैर मरुस्थलीय जिलों में जयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा को शामिल किया गया। ये पॉइंट याद रखना। द्वितीय फेज के अंदर गैर मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया था जिसमें जयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा था। अब बात करते हैं हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009 से 2014 तक चला और ये पंचवर्षीय योजना थी वृक्षारोपण को लेकर। अब वन धन योजना है, ये 12 अगस्त 2015 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास और उनके वनों पर निर्भरता को कम करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाई गई ये योजना। अब बात करते हैं वन संरक्षण पुरस्कार, जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसे प्रारंभ किया गया 1994 में। इसका उद्देश्य था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वन संरक्षण करना और वन्य जीव संरक्षण करना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये 3 स्तर पर दिया जाता है। जैसे व्यक्तिगत तौर पर दिया जाए तो वन संरक्षण के लिए दिया जाएगा और उसमें जो राशि मिलती है वो 50,000 रुपए मिलती है। और 2018 में ये किसको मिला? ये ओम सिंह राजावत को मिला। व्यक्तिगत पुरस्कार में बात करें तो वन्य जीव संरक्षण के लिए ये 50,000 की राशि है और सतनाम सिंह राजावत को 2018 में मिला है। और संस्थागत अगर हम बात करें, संस्थागत में वन सुरक्षा और प्रबंधन जो है ये पुरस्कार मिलता है। तो इसमें राशि है वो 1 लाख होती है। अब इसमें जो राशि है वेंडर सीमेंट को मिला है और इसके अलावा वन सुरक्षा प्रबंधन समिति उदयपुर को मिला है। इसके अलावा मानव सेवा उत्थान हनुमानगढ़ को ये पुरस्कार मिला संस्था के तौर पर। अब बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी या वृक्ष मित्र पुरस्कार के बारे में। तो देखिए इन पुरस्कारों को आप अपडेट भी करते जाइएगा क्योंकि ये स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो 2018 के नोट्स हैं उनके अंदर इन पुरस्कारों की बात है, तो आप इन पुरस्कारों को नोट करें और नए डेटा के साथ इनको मैच्योर करें। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी या फिर वृक्ष मित्र पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा वृक्षारोपण और प्रतिभूमि के विकास के लिए, याद रखना केंद्र सरकार द्वारा वृक्षारोपण और प्रतिभूमि के विकास के लिए क्षेत्र में अग्रणी और अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थान को दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए इसमें राशि होती है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, ये शुरुआत इसकी 2012 में हुई थी, 5 जून को ये प्रारंभ किया गया था। कैलाश आंकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, ये 50,000 की राशि दी जाती है इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। और वन पालक पुरस्कार, वन पालक पुरस्कार है, ये पुरस्कार सरकारी विभाग में कार्य करने वाले वन संरक्षक या वन विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है। अब बात करते हैं वनस्पति एवं वन्य जीव के संबंधित जो कानून या अधिनियम है उनके बारे में। तो देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, बाल संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित हुआ, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975 में पारित हुआ। तो 72, 73, 75। इसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम है, ये 1980 इसको संशोधित कर दिया गया 1988 के अंदर। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 के अंदर। अब बात करें हाथी संरक्षण अधिनियम, ये 1992 के अंदर आया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 में देखने को मिला। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम ये 2009 में आया था, याद रखना। और डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, याद रखना। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? 2010 में। और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना है
तो 2010 में भी 14 सितंबर को ऊंट संरक्षण अधिनियम 2014 के अंतर्गत आया। अब बात करते हैं प्रमुख वन और पर्यावरण दिवस, जैसे 14 जनवरी और 31 जनवरी। इस दिन जीव जंतु पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है, 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायो डायवर्सिटी के तौर पे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव या वन सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख थीम देखें, वो भी थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। 2021 की जो थीम है, जैसे पृथ्वी दिवस, इसकी क्या था, रिस्टोर आर अर्थ। जल दिवस की बात करें तो जल दिवस पर बॉइलिंग वाटर की बात हुई। जैव विविधता दिवस के ऊपर वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसकी थीम रही। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिहोस्ट्रेशन, इसका रिस्टोरेशन इसकी थीम रही है। अब अब बात करें आज के लिए, अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, just a minute। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखें तो देखो, वनों से संबंधित संस्थान की बात करें तो काजरी, सेंटर एरिड जोन रिसर्च सेंटर काजरी, इसकी स्थापना जोधपुर में 1959 में हुई थी। और आफरी मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई और वो 1988 में। राजस्थान के प्रमुख जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उनके बारे में बात करें तो 5 बायोलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। पहला है सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, अभेड़ा है वो नाता है कोटा में, और मरुधरा है वो बिचवाला बीकानेर के अंदर है। राजस्थान के अन्य पार्कों की अगर हम बात करें, प्राकृतिक पार्क है वो चूरू सीकर जो फतेहपुर वाला इलाका वहाँ का है। कैक्टस गार्डन है, ये आपको कुलधारा जैसलमेर में देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई पार्क है वो जयपुर के अंदर है। और बोगनवेलिया थीम पार्क है वो जयपुर उदयपुर में है। जैव विविधता पार्क है वो गमधर उदयपुर के अंदर है। मंकी वैली ऑफ राजस्थान, इसे गलताजी वाला जो इलाका है उसको मंकी वैली ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। आज हमने देखा वनस्पति और वन्य जीव के बारे में। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे तो वो हमारा होगा वन्य जीव। अगले सेशन में हम वन्य जीव के बारे में बात करेंगे। आज के लिए काफी इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।